नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच में नेतन्याहू और ट्रंप की दोस्ती में दरार आ गई है। बंद कमरे के वो सीक्रेट्स जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच रहने थे, उन्हें लीक करके नेतन्याहू ने दरअसल बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान के साथ युद्ध के दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे ट्रंप अब नेतन्याहू पर बुरी तरीके से भड़क गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बार फिर से सरेआम जम करके लताड़ लगाई है। ईरान और मिडिल ईस्ट को लेकर के जो खुफिया और सीक्रेट जानकारी नेतन्याहू को बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप को बतानी थी, नेतन्याहू ने दरअसल उसे दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट करके बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही फूक फूक करके कदम रख रहे थे और नेतन्याहू की इस बचकानी हरकत से ट्रंप के पूरे प्लान पर पानी फिर गया है। इस सीक्रेट लीक के बाद ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने नेतन्याहू को उनकी जगह याद दिला दी है। अब पूरी ये खबर क्या है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से बताती हूं। ट्रंप ने नेतन्याहू को दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट भेजी, फटकार भी लगाई गई। पिकैक्स माउंटेन पर खुफिया रिपोर्ट को लेकर के दरअसल ये फटकार लगाई गई है। पिकैक्स के बारे में दुनिया के सामने घोषणा करने से ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बीबी को पिकैक्स के बारे में घोषणा करते हुए सुना। नेतन्याहू ने पिकैक्स के बारे में सीधे क्यों नहीं बताया अमेरिका को? पता है पिकैक्स पर क्या हो रहा है? ये कोई बड़ी समस्या नहीं। बीबी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल रहूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया। वैसे नेतन्याहू की गलतियों से ट्रंप का परेशान होना कोई नई बात नहीं है। याद करिए, जब तुर्की के साथ डील पर नेतन्याहू ने तंज कसा था, तब ट्रंप ने किस तरीके से पलटवार करके नेतन्याहू का मुंह बंद कर दिया था। नेतन्याहू बार बार अमेरिका को ईरान के साथ एक सीधे और विनाशकारी युद्ध में झोंकने की जिद पर अड़े हैं और नतीजा सबके सामने है। जो दोस्ती कभी अटूट दिखती थी, आज उसी दोस्ती में गहरी दरार आ चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दोस्ती में दरार, ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई फटकार। खुफिया जानकारी पर कलेश, ट्रंप बीबी के रिश्ते क्रैश। ट्रंप का चढ़ा पारा, नेतन्याहू का खुफिया खेल बिगाड़ा। ईरान का बारूदी सैलाब, ट्रंप नेतन्याहू का टूटा ख्वाब। ट्रंप का घमंड चूर चूर, यूएस सेना पीछे हटने को मजबूर। तो अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि ईरान के खुफिया जानकारी शेयर करने को लेकर के ट्रंप की फटकार क्या अमेरिका इजराइल रिश्तों में बढ़ते तनाव का बड़ा संकेत है? अब कौन कौन से मेहमान चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़े मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, प्रोफेसर मनोज कुमार, ईरान मामलों के जानकार हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी, क्या हुआ? कल भी हम इस बारे में लगातार विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे थे कि दोनों देश मिलेंगे तो क्या इनके संबंध एक बार फिर से बदल जाएंगे। अब जब डांट फटकार लगाई जा रही है, पूरी दुनिया के सामने डांट फटकार लगाई जा रही है, तो इजराइल से इस तरीके की नाराजगी अमेरिका की आखिरकार क्यों? जय हिंद मीनाक्षी जी, ये देखिए, ये 90 मिनट्स की क्लोज डोर मीटिंग थी और इसके बाद कोई भी अभी जॉइंट प्रेस रिलीज मैंने तो देखा नहीं है। तो आपकी खबर आपको कहाँ से मिली मुझे पता नहीं है, बट इसको अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते, इनमें कभी भी दरार नहीं आ सकती। टेम्पररी डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, वो लॉजिकल है। एक लड़ाई में जैसे इजराइल के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और यूएस के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलाइन नहीं है। सेम ऑब्जेक्टिव लेके वो लड़ाई नहीं लड़े, बिकॉज अमेरिका का फोकस कहीं और था, ईरान का फोकस कहीं और इसको इजराइल का फोकस अलग था। तो अगर मैं इस चीज को अपने माइंड में रखूं
और अगर मैं ये देखूं कि अगर इसको अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना है तो इसराइल के बिना वो नहीं कर सकता यहाँ पे। और जिस तरीके की लॉजिस्टिक बेस है अमेरिका के इसराइल में, माना जाता है कि अमेरिका अपने काफ़ी इसको यहाँ पे लॉजिस्टिक अपनी इसको आउटरीच रखता है, बिकॉज वो इसको मिडिल ईस्ट में अपने सारे अपने बेसिस को सस्टेन कैसे करेगा, उसको इसराइल की मदद चाहिए होती। और ये एक बहुत बुनियादी रिश्ता है। देखिए ये अगर आप मिड टर्म इलेक्शंस को भी देखें तो जूइश जो पॉपुलेशन है अमेरिका में वो एक काफ़ी वोट बैंक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और वो इस और स्पेशली अभी जब आपके मिड टर्म इतने पास आ गए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस रिश्ते में दरार आए। तो ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है इसको मैं मानने से इनकार करता हूँ। और इसको मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और यूएस इसको इसराइल के बीच में कोई भी दरार आ सकती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रिपोर्ट्स मुझे आ रही है, बेसिक मुद्दे जो डिस्कस हो रहे हैं, पहले तो अभी इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल को क्लियर कर दिया कि हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और हम इसको जल्दी जल्दी इसको खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, इसको लेबनान का भी इशू डिस्कस हुआ है, जिसमें इस इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस लेबनान की लड़ाई को हम जारी रखना चाहते हैं, अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो ये इसका जो इसका मुद्दा आ रहा है कि अभी इसराइल को सपोर्ट चाहिए अमेरिका के इन टर्म्स ऑफ जो उसको इंटरसेप्टर चाहिए, उसको मिसाइल ऑफ सिस्टम चाहिए, उसकी भी बातचीत हो रही है। तो ये मैं जो इसको न्यूज़ की रिपोर्ट्स होती है ना, ये कई बार एक आपको इंप्रेशन देती है, कहीं से कुछ छोटा मोटा लीक आ जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि रिश्ते खराब हो गए। इसको मेरे असेसमेंट में ये इसको रिश्ते इतने आपके बुनियादी हैं। और जो गजा का भी मामला है, देखिए उसको भी इस डिस्कशन में सुनने में आया कि लेके आया गया है, बिकॉज अभी जो फ्यूचर पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या होगा गजा में, वो अभी तकरीबन और आपको याद होगा पिछले महीने इसको नेतन्याहू ने अनाउंस किया था कि वो 70% गजा को कंट्रोल करना चाहते हैं। 62% के करीब उनके पास कंट्रोल था उस टाइम पे। तो आने वाले वक्त में वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। 3 सेक्टर्स में इन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया गजा के एरिया को, और अपनी अपनी फोर्सेस को हर एक अपने सेक्टर्स में अलग से लगाया हुआ है, सो दैट हमास को आइसोलेट कर सके। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी उनकी गजा में हो रही है। और अभी उसके पहले भी हमने ये देखा था कि किस तरीके से इजराइल को फटकार लगाई गई थी कर्नल संजीव सिरोही अमेरिका की तरफ से कि हमें किससे क्या देना है ये हम तय करेंगे, जब F-35 का पूरा मामला चल रहा था तुर्की के साथ। लेकिन इन सब के बीच में अगर पिकेक्स को लेकर के जानकारी हासिल हो रही है कि वहां पर ईरान ने अपना यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम छिपा करके रखा है, तो इसके बारे में जानकारी सीधे सीधे अमेरिका को ना देकर के ढिंडोरा पीटने का क्या मतलब हुआ इजराइल की तरफ से? मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जो जनरल साहब कह रहे हैं कुछ हद तक वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बातचीत हुई है बड़ी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव है। और बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने ये कहा कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशन ही हैड विद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है दोनों की जो है अलाइनमेंट नहीं है। सबसे पहला जो है न्यूक्लियर नेगोशिएशन है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है चाहते हैं कि ये जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन इजराइल ये चाहता है कि ये जो बातचीत इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है ईरान की और अमेरिका के बीच में, उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया जाए और जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के उनको भी इंक्लूड किया जाए डिस्कशन में। जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक एग्जिट डिप्लोमेसी देख रहे हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध से निकला जाए। तो दोनों में इस चीज के ऊपर है, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से इस लड़ाई से बाहर निकले न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात करके, और इजराइल चाहता है कि प्रॉक्सीज को और मिसाइल प्रोग्राम को भी इस बातचीत में इंक्लूड किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो है ईरान के पास ये जो है ना हो। नंबर दूसरा है ट्रुप्स विड्रॉल के ऊपर, उसमें भी दोनों का मतभेद है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो इजराइल है वो अपने ट्रुप्स को सीरिया से लेबनान से जो है विड्रॉ करे, जो उनके जो प्रोजेक्ट पायलट जोन्स है उनसे। लेकिन उसमें बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने साफ मना कर दिया है कि ये नहीं हो सकती है। तीसरा, जिस चीज का मुद्दे की आप बात करें पिकेक्स माउंटेन की, उसकी बेंजामिन नेतन्याहू साहब ये खबर उनको देना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कह के इसको मना कर दिया
कि आई डोंट नीड बीबी टू टेल मी दैट। तो ये जब उनको बेंजामिन नेतन्याहू साहब बताना चाहते थे और जब उन्होंने कह दिया आई डोंट वांट हिम टू टेल मी दैट, तो उसके बाद जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको जो है थोड़ा पब्लिक कर दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो गए। चौथी चीज जो दोनों के बीच में जो मेन दरार है वो है कि जो अमेरिका ने तुर्की को F-35 हवाई जहाज देने के लिए फैसला किया है, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू को इसका जो ऐतराज किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वी विल डिसाइड टू हुम वी विल सेंड दीज वेपन्स। तो ये चीजें हैं जो कि आपस में इनकी बातचीत में थोड़ा डिसएग्रीमेंट है। बाकी दोनों की जो है ये कहना कि जी अब दोस्ती खत्म हो जाएगी, वो नहीं होगी, क्योंकि अगर आने वाले समय में आप देखेंगे वो जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर जितने अमेरिकन बेसिस है वो धीरे धीरे करके जॉर्डन और इजराइल के में शिफ्ट करेंगे, और इजराइल को जो है अमेरिका नहीं छोड़ सकता अगर उसको अपना मिडिल ईस्ट में अपना अस्तित्व बना के रखना है। मीनाक्षी जी अब देखना ये होगा कि आखिरकार वो अस्तित्व अपना बना करके दामोदर जी रख पाता है या नहीं रख पाता है। लेकिन अब इन दो देशों की मुलाकात, तमाम दुनिया भर की नजरें कि अब क्या नया ये गोल खिलाने वाले हैं, लेकिन वहां तो डांट फटकार लग रही है। मीनाक्षी जी थैंक यू सो मच। मैं आपको बस एक बात बताऊंगा कि अभी जो ये मीटिंग चल रही है मुझे लगता है कि कंक्लूजन पे है ये वार से। अमेरिका एक ऑनरेबल एग्जिस्ट चाहता है, जैसा कि सबको पता है और सभी लोग यही कहते हैं, सबका अनुमान है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों का अनुमान गलत नहीं हो सकता। यूएसए इस समय ईरान युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि नवंबर के जो इलेक्शन है उनका बहुत बड़ा प्रभाव होगा और उनपे इस युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो ये जो रणनीति है अभी डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के साथ बातचीत करके, और पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका ने इतने अटैक भी नहीं किए जितना समझा जाता था, और पहले जिस तरह से अटैक किया, अभी केवल 5 मिसाइल जो है जॉर्डन में इंटरसेप्ट हुई हैं उनकी। तो ये जो तरीका है डोनाल्ड ट्रंप जी का, ये पूरी दुनिया को पता है कि किसी भी मुल्क में अमेरिका एक अटैक करता है, उस मुल्क की कहीं लोकतंत्र लाना, कहीं रिजीम चेंज करना, किसी भी मुल्क का आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, इसके बाद वहाँ कुछ नहीं होता, पूरी तरह से रायता फैलता है। उस मुल्क की ऐसी तैसी होती है, सरकार की धज्जियाँ उड़ती हैं, वहाँ के प्रशासन की, और उस मुल्क को उसके हाल पे छोड़ के भग जाते हैं। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, सभी जगह पे, सीरिया पे इन्होंने फिर से एक बार पलटी मारी, वापस वही सरकार बनाई जिसके खिलाफ ये लड़ रहे थे। तालिबान को फिर से ये अफगानिस्तान पे लेके आए, पूरी दुनिया जानती है। ईरान में यही होना है, अब थोड़े दिन बाद ये युद्ध को समाप्त करेंगे। जो अटैक होने थे मुझे लगता है कि अब वो खत्म हो चुके। हाँ, इसके बाद अगर ईरान कोई सामरिक कार्रवाई करेगा तो इस बार इजराइल या यूएस से हमले होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता और दुनिया की कोई संधि भी नहीं रोक सकती। जब पाकिस्तान इसमें फोटो ऑप चल रहा था, ट्विटरबाजी चल रही, तब भी मैंने ये कहा था इसी चैनल पे बैठ के कि ये संधि, क्योंकि कागज पे साइन कर देना संधि नहीं होता, दोनों मुल्कों के बीच में कितना भरोसा है, एक दूसरे के ऊपर कमिटमेंट में कितना ट्रस्ट है, वो मायने रखता है, और वो तो है नहीं कहीं पर। और ईरान के ऊपर भी दबाव इस बात का है कि आईआरजीसी अपनी चाल चलता है, ईरान की गवर्नमेंट अपनी चाल चलती है। आईआरजीसी अपने वर्चस्व को बनाने के लिए कुछ भी करेगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन हो सकता है शांति रहे, लेकिन होर्मुज़ के ऊपर इनके अटैक जारी रहेंगे। आईआरजीसी को जब भी कोई मौका मिलेगा किसी भी एनिमी कंट्री का या उसके सपोर्टर कंट्री के शिप को टारगेट करने का, वो चूकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है वहां पर उनके लिए वो प्लेग्राउंड है, बन चुका है, अब उसको नहीं रोका जा सकता। ये लंबे समय तक चीजें चलेंगी। हो सकता है आगे आने वाले समय में ईरान में कभी कोई जिम्मेदार सरकार आए और उसके लिए समय लगेगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई डेवलपमेंट बहुत ऐसा कुछ आएगा निकल के। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि पिछले दिनों जैसे 28 फरवरी से जो हमले शुरू हुए थे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोफेसर मनोज वहां पर हमले चल रहे हैं। रुक रुक करके याद आ जाता है जैसे कि अभी भी हम युद्ध में हो और एक दूसरे पर हमले करना दोनों ही देश शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर मनोज, आप कैसे देखते हैं मिडिल ईस्ट की इस स्थिति को जब ये मुलाकात हुई? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो अमेरिका और ईरान के मध्य ये जो तनाव है, मुझे लगता है कि सबसे बेहद मतलब चरम पॉइंट पे पहुंच चुका है। और अभी जो दोनों देश हैं ये युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन अब उन दोनों का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान कौन किसको पहुंचाएगा। और शायद उसी कड़ी में आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू के साथ जो ट्रंप की जो मीटिंग हो रही है, ऑब्वियस है कि ये एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग है। और जैसा कि अभी आपने शुरुआत में बताया, देखिए ट्रंप कभी भी इजराइल को छोड़ नहीं सकते हैं। ये मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम सिक्के का हेड टेल देखें तो दोनों हेड टेल है, अमेरिका और इजराइल। तो डिप्लोमेटिक आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी की घटना के बाद से जो पहला अटैक हुआ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला, तो उसमें आप देखिए तो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने ही अटैक किया और जिस तरीके से अली खमेनी को एलिमिनेट किया। लेकिन उसके बाद ईरान ने जितने भी यूएस के जो एलाई जो जहां जहां आर्मी बेस थे सबको अटैक किया।
और शायद इस रणनीति में आप देख सकती हैं कि अमेरिका अब बिल्कुल उसके जितने प्रॉक्सी हैं ईरान के, उन सब के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उस सब पे भी अटैक हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले जिस तरीके से यूक्रेन भी इसमें एक तरीके से आप देख सकती हैं, तो आप देखिए इस मिडिल ईस्ट में बहुत सारे नए प्लेयर एक तरीके से राइज हो चुके हैं और सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है, अब एक तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल तो खुला हुआ है, और दूसरा जो ट्रंप की जो पॉलिसीज रही है कि हमेशा प्रेशराइज करने के लिए, मैक्सिमम प्रेशराइज करने की, तो मुझे लगता है कि अभी नेतन्याहू के साथ जो मीटिंग इन लोगों की जो चली है, ये आने वाले समय में एक तरीके से चारों तरफ से आप देखिए ईरान के जितने प्रॉक्सी हैं, चाहे हुती हो या हिजबुल्लाह हो, इवन पीएमएफ हो, सबके ऊपर अटैक हो रहा है। इवन इराक के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जैसे सऊदी अरब के पास अटैक हो। तो ये आप समझ सकती हैं कि मिडिल ईस्ट में एक मल्टी कॉर्नर युद्ध शुरू हो चुका है, और इसमें दोनों का मोटिव सिर्फ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का नुकसान पहुंचाएं। अब जीत हार क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये अभी युद्ध का क्योंकि जो जिस तरीके से खिंचते जा रहा है, उसके बाद तो कई एक्सपर्ट्स ये तक कहना शुरू कर चुके हैं कि वियतनाम और इराक, अफगानिस्तान सब इस युद्ध में हम देख सकते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर के पास मैं जाऊं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी दामोदर जी कि ये अगर पिकेक्स के बारे में जानकारी इन्होंने जुटा ली है, जैसा कि वो डांट फटकार लगा रहे हैं इजराइल को, तो इसके बाद क्या अमेरिका एक टारगेटेड अटैक वहां पर कर सकता है? मीनाक्षी जी, अगर पिकैक्स पे अटैक करना होता तो आप लिख के रख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप उसका जिक्र नहीं करते। मैं आपको ये बात बता दूं, और आपको लगता है कि जिक्र करने के बाद ईरान ने वहां पे अपनी कोई भी वैसे भी कोई भी वहां पे स्ट्रेटेजिक वेपन या कोई भी फैसिलिटी वहां पे रखी होगी अभी तक अमेरिका के अटैक के इंतजार में? बिल्कुल भी नहीं। पिकैक्स बिल्कुल न्यू फैसिलिटी है। हाँ, ईरान वहां पे कुछ करने की तैयारी कर रहा था, कुछ इन्हें पता लगा था, इनपुट आए थे, कुछ टनल्स वनल पे इनकी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन नतांज और फाडो के अलावा अभी पिकॉक्स पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर होता तो आप ये मान लीजिए दुनिया का कोई भी मिलिट्री कमांडर, सैन्य लीडर या कोई भी लीडर उसको पहले अनाउंस नहीं करेगा कि हम यहाँ पे अटैक करेंगे आपके बंकर। और ईरान जैसी जगह पे जहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी में बंकर बने हुए, जो उनकी एक मेजर टैक्टिक्स है टनल के अंदर बना के रखना, माउंटेन्स के अंदर वो अपने फैसिलिटीज को डेवलप करते हैं, तो वो क्या वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए छोड़ देंगे कि नहीं अब आइएगा, देखिए आपने अनाउंस कर दिया, अटैक करिए और हमें बर्बाद करिए? बिल्कुल भी नहीं। पिकैक्स पे अटैक करें एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उनको आप अगर उनका आकलन करेंगे तो अक्सर वो ऐसे स्टेटमेंट, जब संधि की बात चल रही थी, सिग्नेचर हो रहे, उस दिन भी वो हमले की धमकी दे रहे थे। अच्छा, वो खुलासा मतलब कि उन्हीं बातों का दामोदर जी करते हैं, वो जो नहीं करने वाले, कि हाँ ठीक है हमारे पास जानकारी है। और मेजर जनरल राजन कोचर ये भी हो सकता है कि अगर पिकैक्स में उन्होंने अपना एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है तो ईरान उसे बाहर निकाल करके शिफ्ट करने का प्रयास करेगा, तो अमेरिका क्या उस पल का इंतजार कर रहा है? देखिए, मैं इस दामोदर ने जो बोला है उसमें काफी सेंस है। और खर्ग आइलैंड भी अगर आप देखें, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और देता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसको बोल रहे थे मैं खर्ग आइलैंड पे हमला करूंगा और ऐसे करूंगा, एम्फिबियस, और अपनी फोर्सेस को भी इसको जापान से ओकिनावा से उसको एक्चुअली मूव किया वहां से। तो ये सब एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। हम जैसे फौज में बोलते हैं ना, अगर आप एक कहीं और अटैक करना चाहते हैं तो आप कहीं और इसको दुश्मन को एक्चुअली दिखाते हैं कि आप इसको पिकैक्स पे करेंगे, पर अटैक आपका कहीं और आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, पिकैक्स में क्या जानकारी है, क्या सारा आपका एनरिच्ड यूरेनियम एक ही जगह रखा हुआ है? कोई भी सेंसिबल देश, और इसको ईरान को मैं बहुत सेंसिबल मानता हूं इन चीजों में, वो अपनी स्ट्रैटेजी में कभी भी अपने एग्स हैं वो एक बास्केट पे नहीं डालेगा, बिकॉज वो जानते हैं वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ये भी मान के चलूं कि आपको पिकैक्स के नीचे उसने रखा है, तो क्या GBU 57 जो अमेरिका का है, वो जो 30-40 मीटर तक अंदर ही जा सकता है बॉम्ब, क्या ईरान अपने उस डेप्थ पे रखेगा? बिकॉज हमने ये देख लिया है, आपकी 12 दिन की लड़ाई में भी आपने देख लिया, जब अमेरिका ने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स किए थे कि हमने 90% उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दिया, बाद में पेंटागन की क्या रिपोर्ट आती? बिकॉज जहां पर भी ईरान ने अपनी फैसिलिटीज बनाई हैं वो एक दिन में नहीं बनाई, उनको 20 साल लगे बनाने में, और वो इसको तैयार थे इस चीज के लिए जो आज हो रही है। तो वो जितनी भी फैसिलिटीज है वो उनकी 100 मीटर अंदर है जमीन के, और वहां पे अमेरिका का कोई भी बॉम्ब नहीं पहुंच सकता है।
कोई भी अगर अमेरिका को अटैक उसको करना पड़ेगा, एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन होगा वो, ये अमेरिका को अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके वो अटैक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो मुझे नहीं लगता अमेरिका करेगा। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नेतन्याहू ये नेतान्स के पास जब एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्सेस का मिशन इसको निकाला था, वो फेल हुआ और उसमें अमेरिका ने 5 अपने एयरक्राफ्ट अपने खोए। तो अमेरिका ने देख लिया कि एक रिहर्सल तो कर लिया अमेरिका ने कि अगर हम ऐसा कोई भी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन प्लान करते हैं तो हमारा आज क्या होने वाला है। ठीक है। और वो इसको ईरान में बहुत पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ जो उसकी टेरेन एनालिसिस अगर आप करें ईरान की, और माउंटेन्स है और डीप है, जंगल्स हैं, आपको गुरिल्लास को वॉरफेयर करना पड़ेगी। इसको वेनेजुएला नहीं है, वो एक रिहर्सल कर चुके हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईरान को कितना भी कर्नल संजीव सिरोही तोड़ दिया जाए, बावजूद इसके वो ईरान में उस तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकते हैं जैसा अमेरिका सोच करके बैठा हुआ है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जहां तक ताल्लुक है पिक एक्स माउंटेन का, अगर बाई चांस वहां पे उन्होंने ये अपना जो है एनरिच्ड यूरेनियम रखा भी है, तो वहां तक इतनी गहराई तक पहुंचना, क्योंकि वहां पे वॉल्केनिक रॉक्स हैं और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके जो है B-52 B-2 बॉम्बर्स वगैरह जितने भी हैं, आप कितना भी अटैक कर लो वो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ईरान को भी पता है, क्योंकि ईरान तो आज से तैयारी नहीं कर रहा। ईरान 47 ईयर से ईरान के ऊपर सैंक्शन थी और ईरान को पता था एक दिन ना एक दिन उनको इजराइल से और अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। तो उन्हें 47 ईयर्स में अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और जो है जैसा कि अभी बता रहे थे कि उनको जो है जब तक स्पेशल ऑपरेशन नहीं करेंगे, और उसमें भी गारंटी नहीं है, स्पेशल ऑपरेशंस करके अपने ट्रुप्स को एक्सट्रिकेट कर लेंगे और उस एनरिच्ड यूरेनियम को बाहर निकल लाएंगे, क्योंकि सिर्फ ट्रुप्स ही एनरिच्ड यूरेनियम नहीं ला सकते, उनको लाने के लिए साइंटिस्ट चाहिए, क्योंकि वो एनरिच्ड यूरेनियम है। अगर थोड़ा भी वहां पे प्रिफरेंस हो गया तो बहुत ज्यादा जो है वहां पे गदर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो जो है, और मुझे नहीं लगता कि आगे वो इतने बड़े हमले करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितने ज्यादा हमले करेंगे, उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बोल दिया है कि जितना हम कुछ कर सकते थे, हासिल कर सकते थे, हम इससे आगे अगर हम कितनी भी बमबारी कर ले, हम अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए जो है अब हमला नहीं होगा। अब सिर्फ कोशिश ये की जाएगी कि किसी तरीके से डिप्लोमेसी करके इससे जो है लड़ाई से बाहर निकला जाए। मीनाक्षी, लेकिन प्रोफेसर मनोज कुमार, अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिल गई है तो जैसा उन्होंने पहले ऑपरेशन किया था अपने एक जवान को बचाने के लिए ही सही, एक रिहर्सल ही सही, क्या दोबारा से अमेरिका वो करने की हिमाकत करेगा, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान उसे उठाना पड़ा था उस ऑपरेशन में? देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम 28 फरवरी के बाद की घटना को देखें तो ये घटना जिस तरीके से एस्केलेट होते जा रही है, तो इसमें देशों की संख्या बढ़ते जा रही है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए आप हमें समझना होगा कि आखिर इतने दिनों तक ईरान इस युद्ध में अपने आप को कायम रखा, कहीं ना कहीं से इसे सपोर्ट था, और अमेरिका ने भी स्ट्रेटजी यहाँ पे एक तरीके से चेंज किया। और इसीलिए आप देख लीजिए हर चाहे गल्फ के जितने देश वो भी अब अटैक करने लगे हैं, और उसके जितने भी प्रॉक्सी हैं अमेरिका उन सब पे उनके द्वारा अटैक करा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को समझ चुका है कि हम डायरेक्ट वार में अमेरिका ईरान के साथ लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। और दूसरी तरफ जैसा कि हम सब अभी चर्चा कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल भी ओपन रखा है, तो ये दोनों तरफ से अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक अटैकिंग सिस्टम चल रहा है कि एक तरफ हम बातचीत का भी चैनल खोल के रखेंगे और ईरान के जितने भी सपोर्ट सिस्टम है उस सबको एक एक तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब आज के डेट में नो डाउट जिस तरीके से ईरान का जो हेजेमनी था उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका वहां पे ओमान के साथ मिलकर एक सेंध लगा चुका है। और अब इसीलिए आप देख सकते हैं कि वहां पे जिस तरीके से जो डेली का जो ट्रैफिक था वो कम हुआ है, और शायद इसीलिए आप हुती को आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे रेड सी की तरफ से जो रोकने का प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि ये अभी लंबे समय तक दोनों की स्थिति चलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी ट्रंप की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, और इजराइल का स्थिति हम जानते हैं कि वहां पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो नेतन्याहू को, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ट्रंप इस चीज को से वो सहमति जरूर दिखा रहे होंगे किस प्रकार से नेतन्याहू ने लेबनान के ऊपर अटैक किया, जितने भी उसके प्रॉक्सी थे उसको अटैक कर रहा था। तो मुझे लगता है कि आज शायद अमेरिका भी वही कर रहा है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सी हैं उन सबको हम किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं, और शायद उसी दिशा में अमेरिका और इजराइल अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी मीनाक्षी जी, यानी आगे आने वाली स्थिति जो दामोदर जी है वो ना तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा फेवर में रहने वाली है, ना ही अमेरिका और इजराइल के लिए।
परिस्थितियां लड़ाई के बाद तो किसी के लिए भी फेवर में नहीं होती। युद्ध करने में सिर्फ एक मुल्क का नुकसान नहीं होता, दोनों मुल्कों का होता है। और जो लड़ाई की बात है, जो मुझे समझ में आ रहा है, अमेरिका को इसकी कॉस्ट पता है, उन्हें समझ है। अब उनकी पार्लियामेंट से उनको बिल मिले, सैंक्शन मिलेगा कि नहीं, पैसा सैंक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक बहुत बहुत मैटर करता है और बहुत कॉस्ट कर रहा है इस समय अमेरिका के लिए भी। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। आप 100 बम मारते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, उनमें से एक आधा कोई आपके टारगेट को अचीव करता है, और करता भी है या नहीं करता, क्योंकि आप हर बार स्टेटमेंट देते हैं कि आपने उनकी मिसाइल फैसिलिटी बर्बाद कर दी। अगले दिन IRGC एक वीडियो निकालता है कि हमारे पास अभी और रखी हुई है। तो आप कितना पीछा करेंगे ये चीज। और एक बात ये फैक्ट है कि जब तक आप बूट ऑन ग्राउंड नहीं कर लेते, आप गारंटी नहीं दे सकते जब तक, और वो करेगा नहीं अमेरिका। मुझे नहीं लगता कि ऐसी मूर्खता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वियतनाम से भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है अमेरिका के लिए। हाँ, एक जोर जरूर है डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था बीच में, मुझे जो उनके स्टेटमेंट से लगा था, और उनकी जो उम्मीदें थी कि जितने भी उनके मिडिल ईस्ट में लाई हैं, अगर वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को आगे कर दें तो अमेरिका की जो एयर पावर है उसका इस्तेमाल करके, नेवल पावर का इस्तेमाल करके और उनको सपोर्ट करके ये जरूर इन्वेस्टन कर सकते थे, वहां पे हमला कर सकते थे। लेकिन उसके लिए भी मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री ने हाँ नहीं भरा, और ना कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री आगे आया कि नहीं हम अपनी ग्राउंड फोर्सेस को वहां पे भेजेंगे। कोई भी उस वक्त के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनके और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।